हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन पेड क्लासेस पर। आज हम लोग बॉटनी का चैप्टर 1 जो हमारा है साइटोलॉजी, उसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं और इस वीडियो के साथ हम लोग का साइटोलॉजी का एमसीक्यू भी खत्म हो जाएगा। देन हम लोग जूलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल से, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ठीक है, मैं कल एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि मैं जूलॉजी को किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ इस पूरे साल, जो कि आपके एग्जाम तक। ठीक है, और कैसे आपको कंप्लीट रिवाइज कराऊंगा ये भी बताऊंगा। तो आज हमारा साइटोलॉजी का एमसीक्यू का पार्ट 2 है। आई होप कि आपने साइटोलॉजी के एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो भी देख लिया होगा, और जो ये एमसीक्यू लेक्चर्स देख रहे हैं आप, इससे पहले आपने साइटोलॉजी के थ्योरेटिकल लेक्चर भी देख रखे होंगे। ठीक है, चलिए आज का हम लोग का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप आंसर करेंगे अपने कॉपी में 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से नोट कर लीजिए, उसके बाद उसके पास आंसर लिखिए। मैं जो बताऊं अगर वो सही हो जाए देन आप क्या कीजिए, उसको सही कीजिए या गलत कीजिए, देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है, अगर आपका थ्योरेटिकल सही से पढ़े होंगे, याद होगा, तो हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी किससे संबंधित है? क्रिस्टी किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण से, प्रोटीन संश्लेषण से, एटीपी संश्लेषण से या वसा संश्लेषण से? आंसर आपने लिख लिया, अब मैं बताता हूं क्रिस्टी क्या था। याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आपको यदि याद होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या हुआ? द्विझिल्ली युक्त संरचना है। इसमें एक बाहर वाला झिल्ली होता है जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो रेड रेड दिख रहा होगा, ये इस तरीके से, ये बाहर वाला जो दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या? आउटर मेम्ब्रेन है। और अंदर में आपको दिख रहा होगा जो क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। क्या वह है? इनर मेम्ब्रेन है। और इसी इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते थे? फिंगर लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है उसी को हम लोग क्या कहते थे? क्रिस्टे कहते थे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्रिस्टे, तो ये क्रिस्टे किसमें था? माइटोकॉन्ड्रिया में था। और माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं किस चीज का केंद्र है? क्या चीज का केंद्र है? कोशिकीय श्वसन का। कोशिकीय श्वसन यानी क्या? आपको जो क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन होता है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन। रेस्पिरेशन के कारण होता क्या है? हमारे बॉडी में एनर्जी का जनरेशन होता है, एनर्जी उत्पादित होता है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? एटीपी के मतलब फॉर्म में बनता है। तो मतलब है क्रिस्टे का संबंधित किससे हुआ? एटीपी के संश्लेषण से हुआ। समझे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा कि एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी का जो फॉर्म होता है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है किस यूनिट में नापी जाती है? वो एटीपी में नापी जाती है। समझ रहे? तो एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये भी कहा जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। बस वो जहाँ पे फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते थे? क्रिस्टे। यहीं पे क्या होता है? ऑक्सीजोम होता है। पिछले एमसीक्यू में आपने पढ़ा होगा लेक्चर में, ऑक्सीजोम जिसको हम लोग एफ नोड और F1 पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इस तरीके से एफ नोड और इसको कहते हैं एफ नोड, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल होता है जिसपे एटीपी का संश्लेषण होता है। क्लियर? तो एटीपी का संश्लेषण क्रिस्टे से लेना देना रखता है, तो इस कारण से इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, और हाँ, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि आप ध्यान रख ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो कोशिका सिद्धांत जब मैंने पढ़ाया था तो मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, रॉबर्ट ब्राउन का, विर्चो का, पुरकिंजे का या फिर स्वान का। तो या आप पहले आंसर लिख लीजिए अपने कॉपी में, जो आपको ठीक लग रहा है उस हिसाब से लिख लीजिए। मैं आपको अब बताता हूँ, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। हमने बताया था कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। क्या? सेल थ्योरी। वो किसने दिया था? 2 वैज्ञानिक के मिलकर दिया था। एक थे थियोडोर स्वान। क्या थे? थियोडोर स्वान। एंड दूसरे क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये तो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। और मैथिया स्लाइडन। क्या थे? मैथिया स्लाइडन। ये दोनों मिलकर क्या दिए थे? ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे। तो ये दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी के अनुसार 2 लाइन बोली गई थी। क्या क्या बोली गई थी? कि जितने भी चीज़ हैं वो सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, और जितने भी चीज़ें सब सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा लाइन क्या बोला गया था? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। लेकिन इस सेल थ्योरी को ही
किसने मॉडिफाई करा था। मतलब अब ये जो सेल थ्योरी है ये तो ठीक है इन्होंने दिया, लेकिन इसमें बदलाव किया गया था, मॉडिफाई करा था किसने, तो एक वैज्ञानिक था, कौन था, रुडोल्फ विर्चो। इसको शायद थ्योरेटिकल पार्ट में ये छूट गया था तो मैं इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक थे। स्पेलिंग पे मत जाइएगा साइंटिस्ट का, हो सके ABCD इधर उधर हो सकता है, तो आपके एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, सही लिखा रहा है बस ध्यान रखिएगा। रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी को क्या कहता है मॉडिफाई किया था और थोड़ा सा बदला था। उन्होंने एक लाइन ऐड किया था, उसमें क्या लाइन था, उनके अनुसार कहना था कि जितने भी कोशिका हैं वो किसी न किसी कोशिका से ही उत्पत्ति हुई है। मतलब जैसे ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कहने का मतलब है कोई एक नया सेल बन रहा है तो वो किसी न किसी एक सेल से बना है। सही बात है भाई, सेल से सेल डिवाइड होता है तो आज ना हम लोग को नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस समय था कि आखिर ये सेल बना कैसे, तो सेल कैसे बना, तो किसी नए पुराने सेल से ही बन गया। तो क्वेश्चन तो बना ही रह गया था कि आखिर पुराना सेल कहाँ से आया था। लेकिन हाँ, इनका एक कहना था कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, यानी कोशिका विभाजन के थ्रू होती है। तो कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, किसका कथन था, तो महान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो का था। तो आंसर हो जाएगा विर्चो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। क्या उन कौन थे, थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन। अब पूछेगा सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन रूपांतरण किसने किया था, उसमें बदलाव किसने किया था, तो रुडोल्फ विर्चो ने किया था। क्लियर। अब रॉबर्ट ब्राउन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए थे, न्यूक्लियस का, किसका, न्यूक्लियस का। और स्वान कौन थे, देखिए यहाँ पे लिखे ना, स्वान क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, है ना, ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी में अपना हिस्सा योगदान दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांग किस में धसे रहते हैं। कोशिकांग यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो किस में धसे हुए रहते हैं, यानी किस में प्रेजेंट होते हैं, कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य में, केंद्रिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जितने कोशिकांग मतलब हुआ कि जितने भी कोशिकांग है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, राइबोसोम हो, जो भी हो, सारे कोशिकांग किस में धसे हुए रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोशिकांग है, कोशिका के पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनल हैं, वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही ना धसा हुआ है। जितना भी ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है सब साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी के अंदर न्यूक्लियस है, उसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी के अंदर राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी एपरेटस है, इस तरीके से। तो कोशिकांग किस में धसे हुए रहते हैं, कोशिका द्रव्य में। किसमें, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, युग्मानुबंधन यानी सिनेप्सिस किसके दौरान होती है। पर यह कौन से विभाजन के दौरान युग्मानुबंधन सिनेप्सिस होती है। आप फटाफट टिक करें आंसर। क्या होगा अपनी कॉपी में लिखिए, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो युग्मानुबंधन सिनेप्सिस क्या होता है, हमने बताया था जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, जितने भी समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जोड़ा बनाने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मानुबंधन कहते हैं, यानी सिनेप्सिस कहते हैं। और यही सिनेप्सिस क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन। और ये होता किसमें है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन, यानी क्या इसमें होगा, मियोसिस में। किसमें, मियोसिस में होता है। क्लियर। युग्मानुबंधन किस में होता है, मियोसिस में। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं, बताइएगा आप लोग भी, मियोसिस के किस फेज में होता है, किस फेज में होता है, बता सकते हैं कोई, तो प्रोफेज 1 में होता है। किस में होता है, प्रोफेज 1 में होता है। अब प्रोफेज 1 को कितने पार्ट्स में हमने बांटा था, 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। बताइए कौन था पहला, लिप्टोटीन। क्या था, लिप्टोटीन। दूसरा क्या था, बताइए, लोजपा डैडी। हमने ट्रिक बताया था ना, लो मतलब लिप्टोटीन, जाइगोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइगोटीन। फिर तो क्या था, लोजपा, पा मतलब पैकीटीन, PACHETENE, पैकीटीन। उसके बाद लोजपा डैडी। फिर क्या था, डिप्लोटीन। क्या था, डिप्लोटीन। उसके बाद क्या था, डाइकाइनेसिस। क्या था, फटाफट बोलिए, डाइकाइनेसिस। इस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए। और लिप्टोटीन में क्या होता था, नॉर्मल सा चीज था जिसमें कि गुणसूत्र क्या होता है, पतला धागानुमा संरचना जैसा दिखता है, और कोई खास बात था नहीं। जाइगोटीन में मेनली क्या होता है, जाइगोटीन में ही सिनेप्सिस देखने को मिलता है। सिनेप्सिस मतलब क्या, युग्मानुबंधन। क्या, युग्मानुबंधन, यानी जो बाइवेलेंट क्या बनता है, बाइवेलेंट बनता है, वो किस में बनता है, जाइगोटीन फेज में बनता है। फिर पैकीटीन में क्या होता था, पैकीटीन, प में क आ गया ना, यानी क्रॉसिंग ओवर जो होता था,
क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर जो होता था वो किस में होता था, पैकिटीन में होता था। डिप्लोटीन में क्या होता था, मेनली कायस्माटा, CHIASMATA, कायस्माटा दिखता था। कायस्माटा का फॉर्मेशन कहाँ होता था, डिप्लोटीन में। फिर डाइकाइनेसिस में क्या होता था, टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवन, उपांति भवन। इस तरीके से आपको ध्यान रहना चाहिए। जो डाइकाइनेसिस यानी टर्मिनलाइजेशन, जो होमोलोगस क्रोमोसोम जुटे थे, पेयरिंग हुआ था, वो अलग होता है तो उसको टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका स्टार्टिंग जो होता है उपांति भवन यानी टर्मिनलाइजेशन का, वो डिप्लोटीन में ही हो जाता है, लेकिन पूर्ण कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। क्लियर। तो आपको मियोसिस में इस तरीके से ये पांचों फेज में बस एक एक लाइन याद रखना है, ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है अर्धसूत्री। यहाँ तो क्वेश्चन काफी इजी बना दिया गया कि अर्धसूत्री विभाजन यानी सिनेप्सिस किसके दौरान होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है यानी मियोसिस में। अब मैं और आपको डिटेल में बता दिया, आप ध्यान में रख लेंगे इस चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है। तो समसूत्री विभाजन यानी क्या, माइटोसिस। क्या बोल रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस का कौन सा ऐसा फेज है जिसमें कि पूरे तरीके से केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। तो किस फेज में होता है, तो भैया जो माइटोसिस को हम लोग कितने फेज में बांटे हुए हैं पता है ना, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है जो, वो कहाँ कितने फेज में होता है, 4 फेज में होता है। किसमें, 4 फेज में होता है। और वो 4 फेज कौन सा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो यही प्रोफेज में, प्रोफेज को पूर्वावस्था कहते हैं, मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था, टीलोफेज को अन्य अवस्था, फिर साइटोकाइनेसिस जो कि कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो जो प्रोफेज में क्या होता था बताइए, प्रोफेज में मेनली क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला गायब हो जाती थी, अंदर से जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो जाती थी, प्लस जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी और भी गोल्जी बॉडी वगैरह स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी गायब हो जाते थे, और तर्कु का बनना, ये स्पिंडल फाइबर का बनना स्टार्ट हो जाता था। इतना काम होता था प्रोफेज में। तो वही बात यहाँ पूछ रहा है ना, समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है। किस फेज में केंद्रक कला गायब हो जाती है, तो आपको दिख रहा होगा प्रोफेज में ही। और प्रोफेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वावस्था। तो उसी में पूर्वावस्था आंसर ऑप्शन में है, तो आपका पूर्वावस्था आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो पूर्वावस्था ये हो गया। फिर मेटाफेज में क्या होता था कि जितने भी गुणसूत्र हैं वो सभी इक्वेटोरियल प्लेट पर, इक्वेटर पे आके चल जाते हैं और मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। और मेटाफेज ही एक ऐसा फेज है जहाँ पे क्रोमोसोम सबसे प्रॉपर दिखता है और सबसे बेस्ट फेज है टू स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। यदि क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है तो सबसे बेस्ट कौन सा फेज होता है, मेटाफेज में। फिर एनाफेज में क्या होता है, जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। और उसके बाद टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में फिर से वो जितने भी क्रोमेटिड एक तरफ गया, जितना भी क्रोमोसोम एक तरफ गया, उसके चारों बगल से फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आने लगता है, न्यूक्लियोलस बनने लगता है। ये प्रोफेज का जस्ट अपोजिट है टीलोफेज। ठीक है, इस तरीके से हुआ। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो आपको क्या कंप्लीट रिवाइज हो गया कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पूर्वावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग फटाफट से देखते रहेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विभाजन का अर्थ है। केंद्रीय विभाजन, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि माइटोसिस होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है, तो जो कोशिका विभाजन होता है उसको 3 पद में बांटे थे हम लोग, याद है, थियोरिटिकल लेक्चर पढ़े होंगे। 3 पद में सबसे पहले क्या था, जीनोम का रेप्लिकेशन होता था। क्या होता था, जीनोम का रेप्लिकेशन होता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, कैरियोकाइनेसिस होता था। कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब क्या, न्यूक्लियस डिवीजन। क्या, न्यूक्लियस डिवीजन। उसके बाद क्या होता था, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय विभाजन का अर्थ है, मतलब कैरियोकाइनेसिस का अर्थ पूछ रहा है, वही कैरियोकाइनेसिस मतलब ये जो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्रक का 2 भागों में विभाजन होना। किसका, केंद्रक का, सिर्फ केंद्रक का 2 भागों में विभाजन होना। तो वही हो जाएगा केंद्रक का 2 में विभाजन होना। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा टिक। केंद्रीय विभाजन का मतलब होता है केंद्रक का 2 भागों में विभाजन होना। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये कैरियोकाइनेसिस को जो एम फेज एक्चुअली में इसी को कहते हैं। इसको कितने पार्ट से बांटा गया, अभी हम लोग पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन में उपांति भवन
सामान्यतः पूर्ण होता है? बताइए उपांति भवन यानी टर्मिनलाइजेशन कहाँ पूर्ण होता है? अभी पिछले स्लाइड में हम पढ़ाए थे ना कि उपांति भवन किस में पूर्ण होता है? टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में। किसमें? डाइकाइनेसिस में। यही पूछता है स्टार्ट किस में होता है? तो डिप्लोटिन में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूरा है? पूर्ण कहाँ हो जाता है? तो यहाँ हो जाएगा डाइकाइनेसिस। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डाइकाइनेसिस। क्लियर? आपका आंसर क्या हो जाएगा? डाइकाइनेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? आप लोग आंसर टिक कीजिए इसका, तो ये इजी क्वेश्चन है। कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले ये बताइए कायिक कोशिका कहते किसको हैं? तो दो प्रकार की कोशिका हमने बताया था, जननिक मातृ कोशिकाएं या फिर कायिक कोशिकाएं। तो जननिक मातृ कोशिकाएं उसको कहते हैं जो क्या बनाती है? युग्मक बनाती है, जैसे स्पर्म और ओवम बनाता है, उसको जननिक मातृ कोशिकाएं कहेंगे। अन्यथा उसके सिवाय जितना भी सेल है हमारे बॉडी में वो सब क्या है? कायिक कोशिका है। यानी जितना भी हाथ पैर मुंह कान नाक का जहाँ का भी सेल है वो सब क्या है? कायिक कोशिका है। तो वहाँ पे किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है? समसूत्री प्रकार का विभाजन मिलता है। कहाँ पे? वहाँ पे कायिक कोशिका में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है? समसूत्री यानी माइटोसिस। यही अगर जो बात करें कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ देखने को मिलता है? तो कायिक नहीं, जननिक मातृ कोशिकाओं में, ठीक है, जहां से कि क्या बने? युग्मक बने, ठीक है। क्योंकि युग्मक को क्या होना होता है? हैप्लॉइड, और एक्चुअली में होता वो क्या है? डिप्लॉइड। तो अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है? गुणसूत्र आधा हो जाता है। तो वही युग्मक के फॉर्मेशन में ही अर्धसूत्री विभाजन का उपयोग होता है, अन्यथा सब जगह क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है। संगठित केंद्रक विहीन, केंद्रक के बिना वाला जो कोशिका है, मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है? प्रोकैरियोट्स। किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स का ही ये फीचर है कि उसमें सही से न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, केंद्रक विहीन होगा, मतलब उसमें केंद्रक नहीं होगा। तो जो भी प्रोकैरियोट आंसर है उस पर आप बारे जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब ये क्या है? केंद्रक विहीन है, क्योंकि प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता है। शैवाल कोशिका यानी एल्गी, और एल्गी क्या होता है? ALG, एल्गी क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, तो इसमें तो होगा। साइनोफाइसिन कोशिका, साइनोफाइसी का मतलब क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। क्या? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम में एल्गी लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये एल्गी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। और ये क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया। क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का प्रोकैरियोट हो गया। तो ये भी एक प्रकार का प्रोकैरियोट हो गया। जीवाणु कोशिका भी एक प्रकार का प्रोकैरियोट। तो आंसर क्या हो जाएगा? A एवं C। क्या हो जाएगा? A एवं C। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है, फटाफट बताओ भाई, ये छूट गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? तो 1 से 10 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा, यहाँ P नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ माइक्रोमीटर में यूनिट है। किसमें है? माइक्रोमीटर में होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है कितनी? 1 से 10 माइक्रोमीटर। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1 से 10 माइक्रोमीटर। क्या सही से समझ में आ रहा है? MCQs वगैरह बन रहे हैं? यदि बन रहे हैं तो आप लोग बढ़िया से बनाइए, कॉपी में लिख लिख के, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, बढ़ाते हैं, ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय DNA सर्कुलर DNA पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था सर्कुलर DNA किस में पाया जाता है? हमने देखा था कि हम बताए थे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें सिंगल सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है। तो सिंगल सर्कुलर DNA यानी वृत्तीय DNA किसमें किसमें पाया जाता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सही बात है। हरित लवक में भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया अलग से पाया जाता है और सिंगल सर्कुलर DNA, और ई कोलाई में भी सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है। इस कारण से ये तीनों आंसर हो जाएगा आपका। ई कोलाई क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें कि सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है। उसमें वेक्टर के रूप में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे पता चलेगा कि वेक्टर के रूप में ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वृत्तीय DNA पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ई कोलाई, तीनों में। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विरज्जुक RNA पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA किसमें पाया जाता है? तो भैया रेट्रोवायरस में। किसमें? रेट्रोवायरस में। यदि RNA पाया जा रहा है, मतलब देखिए जो RNA जेनेटिक मटेरियल होता किसका है?
या तो किसी का भी हो सकता है ना, कि जैसे कि या तो वायरस का होगा, या तो ज़्यादातर वायरस के ही क्या कहते हैं जो स्टडी जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ठीक है। तो जो भी वायरस है उसमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों चीज़ कभी नहीं हो सकता है। तो द्विरज्जुक आरएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है, तो रेट्रो वायरस में। किसमें, रेट्रो वायरस। और रेट्रो वायरस का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अलग आते हैं। सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या 1262 किस में अंकित की गई है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सबसे अधिक गुणसूत्रों वाली जो संख्या है यानी पौधा है वो कौन सा है, ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम बताइए, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। क्या है, रेटिकुलेटम, जिसमें कि टोटल मिला के 1262 गुणसूत्र पाया जाता है। और ये एक प्रकार का फर्न है यानी टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है, टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, फर्न है। क्लियर। तो ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम क्या है, एक प्रकार का फर्न है। तो वही पूछ रहा है सबसे अधिक कायिक गुणसूत्र की संख्या 1262 किसमें अंकित की गई है, तो फर्न के पौधा में। किसमें, फर्न के पौधा में, ठीक है। फर्न मतलब क्या हुआ, उस फर्न का नाम क्या है, तो ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट से संबंधित है। प्रोकैरियोट से संबंधित है मतलब छांटना कि प्रोकैरियोटिक कौन सा है। तो भैया प्रोकैरियोट मतलब क्या हुआ, या तो बैक्टीरिया हो या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वो हो और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ना प्रेजेंट हो। नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA जिसको कहते हैं। एक्चुअली में ये शैवाल है नहीं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया बोल लो या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल लो, सब बात बराबर है, क्योंकि एक्चुअली में इसी का नाम अलग अलग है। ये भी एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, यानी क्या है, एक प्रकार का क्या कहते हैं, बैक्टीरिया है, जो कि नीली हरी शैवाल बस नाम है, लेकिन ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा प्रोकैरियोट से संबंधित है, तो भैया ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, तो क्या हो गया, बैक्टीरिया है, इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का प्रोकैरियोट्स है। लेकिन जो लाल शैवाल आता है जिसको हम इंग्लिश में रोडोफाइसी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कहते हैं, ये क्या होगा, आपका प्रोकैरियोट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एल्गी के अंतर्गत आता है, और एल्गी के अंतर्गत आने वाला जितना भी है वो सब क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। क्लियर। तो भूरा शैवाल किसको कहते हैं भैया, फियोफाइसी को। किसको, फियोफाइसी। और हरा शैवाल क्लोरोफाइसी। क्या, क्लोरोफाइसी। क्लियर। तो लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरी शैवाल, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट से संबंधित है, तो नील हरी शैवाल। क्या, नील हरी शैवाल, क्या हो जाएगा, नील हरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु, यहाँ पे तर्कु हो जाएगा, तर्कु तंतु संघनित गुणसूत्र के एक से अधिक विभाजित भाग में जुड़े होते हैं, तो इस भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक विभेदित की बात कर दिया। तो आपको हम बताए थे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। क्रोमोसोम है ये हमारा, क्रोमोसोम भाई बन जा, ये देखिए हमारा क्रोमोसोम बन गया। अब इसमें बीच में मैं पेन का कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करके हम यहाँ ब्लू ले लेते हैं। यस, इसमें देखिए जो बीच में प्रेजेंट होता है उस बीच को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अब हम इसमें ये जो क्या है, ये आपस में क्या है, क्रोमेटिड है, ये एक अलग क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमेटिड को खाली हम देखने वाले हैं कि ये क्या है, एक क्रोमेटिड इधर है, ये क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमेटिड है, ये क्या है, अलग क्रोमेटिड है। अब क्रोमेटिड को हम अगर डिटेल में देखें तो क्रोमेटिड का जो सेंटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो काइनेटोकोर का बना होता है। क्रोमेटिड का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। क्या होता है, काइनेटोकोर, ठीक है। क्रोमेटिड का सेंटर क्या था, काइनेटोकोर। इसमें भी ये क्या हो गया, काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर से जब अत्यधिक विभेदित पूछ दे, अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़ा होता है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर, तब यहाँ से बोलेंगे कि तर्कुतंतु काइनेटोकोर से जुड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, काइनेटोकोर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, केवल साइटोसोल में विद्यमान राइबोसोम। साइटोसोल करने का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म। क्या साइटोप्लाज्म में जितना भी विद्यमान राइबोसोम है सिर्फ उसी में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, होता तो है लेकिन क्या सिर्फ उसी में होता है, नहीं जी, सिर्फ उसमें नहीं होता। तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा है केवल केंद्रक आवरण तथा अंतःप्रद्रवी जालिका संलग्न राइबोसोम पे, मतलब या तो केंद्रक पे या तो अंतःप्रद्रवी जालिका पे जो राइबोसोम है सिर्फ उसी में प्रोटीन का संश्लेषण हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है।
है। केंद्रिका में तथा केंद्रक द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम पर या तो केंद्रिका या तो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित। तो भैया देखिए, जो केंद्रिका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस में खुद आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट होगा हमारा साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम पर। जी हाँ, तो साइटोप्लाज्म भी है, प्लस हम लोग साइटोप्लाज्म में जो धंसा हुआ ऑर्गन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसमें जो उपस्थित राइबोसोम है उसमें ही क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जितने भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है राइबोसोम, उसमें प्लस क्लोरोप्लास्ट में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, इन सभी में जो राइबोसोम पाया जाता है उसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्लियर? तो आज का मेरे ख्याल से क्लास यहीं तक था। यहीं के बाद से आपका साइटोलॉजी का एमसीक्यू भी खत्म हुआ। अब हम लोग फाइनली कल से डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लासेस करने वाले हैं, तो जूलॉजी का भी वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और आपने अपने जीवन का इतना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया से डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में तक, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, ओके, धन्यवाद।